जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे इस सीरीज़ में क्या चल रहा है, राज्य व्यवस्था चल रही है और इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उसको हमने एक एक करके डिस्कस किया हुआ। जैसे कि उद्देशिका भाग 1 में जो संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र है, फिर नागरिकों को हमने घर दिया, यानी कि एक तरीके से क्या है, पहले तो हमने घर बनाया, फिर नागरिकों को बैठाया, अब उन नागरिकों को क्या देने, अधिकार देने हैं। तो आज का चैप्टर क्या होगा हमारा, मूल अधिकार। तो यहाँ तक का कंसेप्ट हमने अच्छे से समझा है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और अपने घरों में रहे होंगे और घरों में रहकर अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो मैं जैसे ही कल भी बता चुका हूँ कि जो भी चैप्टर्स या जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ क्लेरिफाई करा रहा हूँ तो वो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और मुख्य रूप से जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं या अभी तक का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो दो एग्जाम्स को मेनली प्रेफर करता है। जैसे आपका यूपीएसआई है और यूपीपीएससी है, यूनियन जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इन दो परीक्षाओं को मुख्य रूप से टारगेट करता है। इसके साथ साथ जो शिक्षा भर्ती होने वाली परीक्षाएं हैं, शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं, उसके लिए तो ये महत्वपूर्ण स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में मुख्य रूप से जो यूपी टेट है और सुपर टेट है, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे। इस बात को आप बड़े आराम से समझिएगा और प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए साथ में हमारे, कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूं या समझाता हूं उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं जो मैं समझाता हूं वो आपके अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बाहर से नहीं जाने वाला है, अगर आप एक एक चैप्टर को, एक एक कंसेप्ट को जो है बहुत अच्छे से बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मूल अधिकार। तो इसमें हम उसी तरीके से समझेंगे जैसे हमने उद्देशिका को समझा कि उद्देशिका क्या होती है, संघ क्या होता है, भाग 1 में समझा हमने, फिर उसके बाद भाग 2 में समझा कि नागरिकता क्या होती है। तो उसी तरीके से शुरुआत करेंगे कि जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार एग्जैक्टली होते क्या है। आज हम इसी चीज पर बात करेंगे कि मूल अधिकार क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको समझेंगे और इसके बाद इसके जो दो प्रमुख शुरुआती जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 और 13, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से लोक सेवा आयोग के लिए महत्वपूर्ण है और यूपीएसआई के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये। और उसके बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें तो ये नॉर्मल का एक बार पूछा ही गया है कि राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है। तो ये इन चीज़ों पर हम लोग कंसेप्ट करेंगे। तो फिलहाल 12 अनुच्छेद 12, 13 और मूल अधिकार क्या है, इन चीज़ों पर हम जो है अच्छे से समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, इसको लेकर कौन कौन से मामले न्यायालयों में आए और उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हमसे बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं और ना ही हम ऐसा होने देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकारों को लेकर अगर हम बात करें तो भाई मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार व्यक्ति, किसके, व्यक्ति के भौतिक और नैतिक, कैसे, व्यक्ति के भौतिक और नैतिक अधिकारों का विकास, या भौतिक या नैतिक रूप से विकास है, या भौतिक या नैतिक रूप से करने वाला विकास है। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार व्यक्ति के भौतिक और नैतिक रूप से विकास के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, व्यक्ति मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, व्यक्ति शब्द में दो लोग आते हैं, एक तो नागरिक, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको नागरिकता पढ़ाई थी तब मैंने इस चीज को बताया था, नागरिक, और दूसरा क्या आएगा, जो एक विदेशी व्यक्ति है वो। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा था कि व्यक्ति अगर हम बोल रहे हैं तो व्यक्ति मतलब नागरिक और विदेशी, यानी कि अगर ये मूल अधिकार हैं तो मूल अधिकार जो है इन दोनों को ही प्राप्त है। किनको, दोनों को प्राप्त है। यानी कि हमारे देश में अगर हम मूल अधिकारों की बात करेंगे तो मूल अधिकार जो है नागरिकों को तो प्राप्त है ही हैं, उनके साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ये बात दूसरी है कि दोनों, सभी को सभी अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसा कि आपने अगर नागरिकता वाले चैप्टर्स बड़े अच्छे से पढ़े हैं, दो क्लासेस जो मैंने आपको करवाई हैं नागरिकता के संबंध में, उसमें आपने पढ़ा होगा। तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि नागरिकता क्या है, एक स्टेटस है ना, एक स्टेटस है, ऐसा अधिकार है जिससे कई अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी अगर नागरिक हैं तो हमें सभी अधिकार मिलेंगे, यानी कि तो जो नागरिक होगा उसको तो सभी मूल अधिकार मिलेंगे, लेकिन जो विदेशी व्यक्ति है उसको जो है सभी मूल अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसी चीज को देखते हैं। अगर वो विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिक हो जाता है तो उसे जो है सारे मूल अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति के, यानी कि मूल अधिकार, यहां पर स्पष्ट रूप से शब्द का इस्तेमाल किया है, व्यक्ति के, यानी कि व्यक्ति कर दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, नागरिक और विदेशी, यानी कि दोनों के विकास के को सुनिश्चित करने के लिए, कैसे विकास,
भौतिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए। भौतिक का मतलब क्या हो गया? भौतिक का मतलब हो गया जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास, तो इस चीज को समझ रहे हैं। तो भौतिक मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास। नैतिक विकास में आप ले सकते हैं मुख्य रूप से जैसे आध्यात्मिक विकास है, आध्यात्मिक विकास या धार्मिक विकास, ठीक है, इसको लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार व्यक्ति के भौतिक और नैतिक अधिकारों या विकास को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी होता है। तो ये क्या सुनिश्चित करता है? ये सुनिश्चित करता है विकास को, ठीक है, डेवलपमेंट को। यानी कि एक तरीके से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है क्या? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। और व्यक्ति मतलब नागरिकों को और विदेशियों को, दोनों के लिए। अगर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी जो है मूल अधिकार प्राप्त है। जो कोई विदेशी व्यक्ति आता है, घूमने के लिए आता है, तो उसको भी मूल अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो इस चीज को मैंने आप लोगों को समझा दिया बहुत अच्छे से। तो यहाँ तक आपको जो है क्लेरिफाई हुआ होगा कि जो भौतिक है और जो नैतिक है वो मूल अधिकार कौन, या वो अधिकार या कहा जा सके वो विकास कैसे, भौतिक और नैतिक कौन कौन से विकास, कि सामाजिक स्तर पर विकास हो सके प्रत्येक व्यक्ति का, आर्थिक रूप से उसको विकास करने का पूरा अधिकार मिले, राजनीतिक रूप से उसको विकास हो, उसका विकास हो। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें से इसी में ही जो है सभी अधिकार आपके सम्मिलित हो जाते हैं। मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, ऐसा इसमें बोला गया है। लेकिन राजनीतिक जो विकास है, राजनीतिक जो डेवलपमेंट है, या उसे कहा जाए राजनीतिक रूप से जो, अगर हम विकास की बात करें, वोट डालना, मतदान करना या सरकारी कार्यालयों में पहुंच करना, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। आध्यात्मिक विकास या धार्मिक विकास भी जो है इसी में ही नैतिक में आता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो है विकास हो, इस बात को सुनिश्चित करता है कौन? मूल अधिकार। और इसके साथ साथ इन भौतिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ ये क्या करता है कि राज्य के खिलाफ, ठीक है, राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करता है। किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। यानी कह सकते हैं कि राज्य और जो मूल अधिकार हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। क्या है? राज्य और मूल अधिकार एक दूसरे के विरुद्ध है या नहीं है? तो आप लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए कि जो मूल अधिकार है वो क्या है? राज्य के खिलाफ है। राज्य मतलब जो सरकार है वो उनके खिलाफ है। यानी कि क्या हो गया? यानी कि ये हो गया कि जो राज्य है वो ऐसा कोई कानून अगर बनाता है या ऐसी कोई गतिविधि करता है जिसकी वजह से क्या हो कि मूल अधिकारों का हनन हो। जब यदि मूल अधिकारों का हनन होगा तो क्या होगा कि उसको लेकर आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये विधिक अधिकार नहीं है बल्कि मूल अधिकार है। यानी कि राज्य के खिलाफ मूल अधिकार है किसके? नागरिकों के। यानी कि यहाँ पे सीधा सा कंसेप्ट क्या बन सकता है, क्या लिख सकते हैं आप लोग कि राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करती है। किसके साथ साथ? भौतिक और नैतिक विकास के साथ साथ राज्य के खिलाफ क्या करती है? व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करती है। कौन? मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या करती है? व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करती है। यानी कि अगर ये मूल अधिकार ना होते तो क्या आप स्वतंत्र रूप से घूम पाते हैं भैया? कि अगर आप कहीं जा पाते? नहीं जा पाते। आपको किसी तरीके की स्वतंत्रता होती? नहीं होती। आपको जो है कुछ भी खाने, कुछ भी पहनने, कोई भी शिक्षा ग्रहण करने, इसकी स्वतंत्रता होती? नहीं होती। और अगर सरकार ये चाहे कि भाई जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो छीन ली जाए, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता आती है, कौन सी सरकार ऐसा चाहेगी कि जो देश की जनता है, जो पब्लिक है, वो सरकार के विरुद्ध बोले? तो सरकार क्या करेगी? सबसे पहले सरकार तो यही करेगी ना कि जो बोलने की स्वतंत्रता है या स्वतंत्रता का अधिकार है उसे खत्म कर देगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसको प्रोटेक्ट करने की जो गारंटी दी गई है वो संविधान ने दी है। और संविधान ने इसकी जिम्मेदारी किसको दी है? हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और यही कारण है कि ये क्या है? विधिक अधिकार नहीं है बल्कि मूल अधिकार है। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं ताकि आपको क्लेरिफाई हो। देखो, चीजों को आराम से समझिए,
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मूल अधिकार आपके ही मूल अधिकार हैं। अगर आप इसे केवल एक किताब के सिद्धांत के रूप में समझना चाहते हैं तो भैया नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए क्या करना है, इसको ऐसे समझना है कि ये हमारे सिद्धांत है, हमारे अपने सिद्धांत है जिससे भारतीय संविधान ने हमको प्रदान किया है। और अगर ये सिद्धांत ना होते या मूल अधिकार ना होते तो आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपको पढ़ा भी नहीं रहा होता या आपको कंसेप्ट क्लियर भी नहीं करा रहा होता। हो सकता है कि मेरी बोलने की आज़ादी पर रोक लगा दी जाती और मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको नहीं पढ़ा रहा होता। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो क्या है, मूल अधिकार का। तो मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सर्वांगीण विकास में आप और ले सकते हैं कि भौतिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाकर रखता है, किसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ। यानी कि राज्य किसी भी प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम नहीं कर सकती, उसको हनन नहीं कर सकती बिना किसी वैध कारण के, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि ये असीमित है मूल अधिकार, इसको मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मूल अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। मूल अधिकार की एक जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके और कंसेप्ट को लेते हैं कि इसे हमने मूल कहा है, या मूल का मतलब क्या हो गया कि हम इसे मूल अधिकार कह रहे हैं, विधिक अधिकार नहीं। विधिक अधिकार नहीं है, ये क्या है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार क्यों है, क्योंकि इसकी गारंटी जो है संविधान में दी गई है, और इसकी गारंटी संविधान में जो दी गई है वो कौन देता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय देता है। यानी कि यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या, मूल शब्द इस्तेमाल किया गया है, मूल शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि इसके ये विधिक अधिकार नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया कि विधिक अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है, ये मूल अधिकार है, ठीक है। विधिक अधिकार होता तो विधिक अधिकार क्या होता है, विधिक अधिकार मतलब कोई भी कानून बनाकर आपको कुछ अधिकार दे दिए सरकार ने, और जरूरी पड़ने पर कोई भी कानून बनाकर तुरंत ले लिया, है ना। मूल अधिकारों को लेना इतना आसान थोड़ी है, या मूल अधिकारों को समाप्त करना या किसी तरीके से जोड़ना इतना आसान थोड़ा ही है। उसके लिए प्रॉपर एक संविधान संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई विधिक अधिकार होता है ना, विधिक अधिकार दे दिया होता तो यहाँ पे लीगल राइट होता, तो क्या होता कि सरकार जो है अपनी मर्जी से कोई भी अधिकार आपको दे देती, छोटे मोटे, और कोई बड़े अधिकार आपसे छीन लेती। जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ बोलेंगे नहीं, अगर आपको बोलेंगे तो आपको ये जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ जो चीजें जो हैं आपके सामने होती, और जो आजकल देखने को भी मिल रहा है भैया, आजकल की जो चीजें हैं वो कुछ इसी तरीके से दिखाई भी दे रही हैं। चलिए, तो विधिक अधिकार होता तो क्या होता कि इसको जो है बड़ी ही आसानी से कोई भी सरकार हमसे छीन सकती थी, राज्य जो है हमसे छीन सकती थी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो मूल अधिकार है वो क्या है, मूल अधिकार विधिक अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के विरुद्ध, अभी भी देखिए फिर से वही कंसेप्ट आ जाता है, क्या बताया था पीछे मैंने अभी, राज्य के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। राज्य के विरुद्ध अधिकार है, किसके, व्यक्ति के, किसके अधिकार हैं, व्यक्ति के अधिकार हैं। क्लियर है, बात समझ में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे बार बार किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, नागरिक भी हो और विदेशी हो, दोनों ही व्यक्ति जो हैं यहाँ पर यह अधिकार रखते हैं। तो राज्य के विरुद्ध अधिकार है क्या, मूल अधिकार, और ये विधिक अधिकार नहीं है, क्या है, मूल अधिकार है। और यही कारण है कि इसको संरक्षण देने के लिए कौन है हमारे पास, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। कौन है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसको संरक्षण प्रदान करता है मूल अधिकारों को, और एक तरीके से देखा जाए तो हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसको संरक्षण प्रदान करता है। तो यहां पर अगर एक बात और देखें कि अब थोड़े से इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि जो मूल अधिकार है ये मुख्य रूप से भारत का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का क्या अर्थ होता है, मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। क्या अर्थ होता है, अधिकार पत्र। और मैग्ना कार्टा का उपयोग पहली बार 1215 ईस्वी में कहाँ किया गया था, इंग्लैंड
के जो राजा थे, कौन, राजा जॉन, किंग जॉन, उन्होंने जो है इसको जारी किया था, किसको, मैग्ना कार्टा को। तो मैग्ना कार्टा जो है एक फ्रेंच शब्द है, लेकिन इसको जारी कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। तो मैग्ना कार्टा को जारी किया था किसने, किंग जॉन ने, यानी राजा जॉन ने, जो कि इंग्लैंड के राजा थे, 1215 ईस्वी में इसको जारी किया था। वहां के सामंतों के दबाव में आकर यह अधिकार पत्र उन्होंने जारी किया था कि लोगों के जो है कुछ मूल अधिकार होने चाहिए, कुछ अधिकार होने चाहिए। तो इसको जो है 1215 ईस्वी में किंग जॉन ने जारी किया था, तो मैग्ना कार्टा। तो इसी को ही जो है ये क्या होता है, अधिकार पत्र होता है। तो इसीलिए क्या कहा गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान का या भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा गया है, मूल अधिकारों को कहा गया है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है संविधान के, तो भाग 3 को कहा गया है। किसको कहा गया है, भाग 3 को कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि भाग 3 में ही आपके क्या आते हैं, मूल अधिकार आते हैं। आते हैं या नहीं आते, क्या आते हैं, मूल अधिकार आते हैं। समझ में आई बात। तो मूल अधिकार जो है किस में आते हैं, भाग 3 में आते हैं। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकारों को, भाग 3 को। क्लियर है। तो ऐसे ही प्रश्न बड़े आराम से पुटअप किए जाते हैं और बनते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है इसमें जो बात बोली गई है कि जो मूल अधिकार हैं इसकी गारंटी अभी मैंने बताया कौन देता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देता है। इसके अलावा जो मूल अधिकार होते हैं ये क्या है, असीमित नहीं, असीमित नहीं है। असीमित का मतलब ये नहीं है कि, असीमित का मतलब क्या है, असीमित का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो मूल अधिकार दे दिए गए हैं तो आप जो चाहे वो करें। असीमित का मतलब ये है, असीमित नहीं है। इस पर जो है सरकार, असीमित का मतलब क्या हो गया कि असीमित नहीं है, सीमित है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। असीमित का मतलब क्या हो गया कि राज्य कुछ परिस्थितियों में क्या कर सकती है, युक्ति युक्त निर्बंधन कर सकती है। युक्ति युक्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है, युक्ति युक्त निर्बंधन कर सकती है। युक्ति युक्त यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कुछ जो है इस पर नियंत्रण के लिए कुछ नियम आरोपित कर सकती है, कुछ क्या कर सकती है, किसी तरीके से इस पर एक प्रतिबंध लगा सकती है, इसे निलंबित कर सकती है। कौन, राज्य कर सकती है। असीमित नहीं है, इसको कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। जैसे कि बोलने की आजादी का अर्थ ये नहीं है कि आप क्या करें, है ना, बोलने की आजादी का अर्थ ये नहीं है कि आपको बोलने की आजादी मिल गई तो आप जो है ऐसे अभिव्यक्ति करें। अभिव्यक्ति की आजादी या बोलने की आजादी अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आता है कि आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी बात को आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करें कि आपको बोलने का या अभिव्यक्त करने का आजादी मिल गया तो आप राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध बोले, आप कुछ ऐसे काम करने लगे या आप कुछ ऐसे पोस्टर्स या पैम्पलेट निकालने लगे। पैम्पलेट या पोस्टर्स पर अपनी बातों को रखना और लोगों तक पहुंचाना ये भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। तो आप कुछ माध्यमों से या मंच पर खड़े होकर आप ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता खंडित हो रही है। तो अब सरकार क्या करेगी, यहाँ पर जब ये देखेगी कि आपकी वजह से देश का जो माहौल है, जो शांति प्रिय माहौल है, उसमें अशांति हो रही है, अब अशांति आ रही है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार आपके मूल अधिकारों को निलंबित कर देगी, वहीं पे रोक देगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे ही अगर आपको भैया कहीं आने जाने की स्वतंत्रता मिल जाए कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं तो किसी के घर में थोड़ी घुस जाइएगा, है ना, कि आप किसी के घर में घुस जाएंगे और कहेंगे अरे भाई क्या कर रहे हो हैं, तो सीधे आप किसी के घर में नहीं घुस सकते। आने जाने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पर किसी तरीके का जो है एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं हमारे देश में भी हैं जहाँ पर जाने की मनाही होती है, या कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ ऑर्डर या आदेश के माध्यम से आप जा सकते हैं। तो घूमने फिरने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी चले जाएंगे, उन पर जो है एक प्रतिबंध लगाए गए हैं। जो भी मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। मुख्य रूप से जो आप स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं अनुच्छेद 19 से
22 तक उसमें जो है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को लगाया गया है, और उसके बाद भी जो अधिकार है, कहा जाए कुल मिला के जो मूल अधिकार हैं सभी, उन पर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन या एक तरीके से प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, ताकि वो ठीक से एक बैलेंस में चल सके। नहीं तो क्या होगा कि भाई लोगों को आज़ादी मिल गई, एक तरीके से स्वतंत्रता मिल गई है, तो स्वतंत्रता का अर्थ ये थोड़ी है कि आपके मन में जो आएगा वो करेंगे। आपको भाई कोई भी रोजगार करने का मतलब अधिकार है, कोई भी काम करने का अधिकार है, कोई आजीविका कमाने का अधिकार, अपने जीवन को चलाने के लिए धन कमाने का अधिकार है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर में बैठ के बम बनाइएगा, है ना, कि घर में बैठ के आप बम बनाने लगे तो क्या होगा कि ये तो गलत हो गया ना, आपने लाइसेंस लिया नहीं, घर में आप बैठ के बम बना रहे हैं, या फिर RDX ला के जमा कर लिए, पता लगे विस्फोट हो गया, आस पड़ोस के भी सब घर उड़ गया, है ना, तो वो सब नहीं करना है ना। तो यहाँ पर जो युक्ति युक्त राज्य जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो राज्य द्वारा जो है कोई आपातकालीन परिस्थितियों का, इसका उदाहरण आप अच्छा ले सकते हैं कि जब अनुच्छेद 352 लग जाए, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, तो क्या होता है, अनुच्छेद 358 लागू हो जाता है तुरंत, जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जब जैसे 352 की घोषणा करते हैं, अनुच्छेद 358 लागू हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी बोलने की जो स्वतंत्रता है, जो अनुच्छेद 19 है, वो स्वतः ही क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। बाकी और जो मूल अधिकार हैं उनको राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 359 के अंतर्गत उनको अधिकार दिया गया है कि वो घोषणा करके उनको निलंबित कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं होते हैं। तो उन सब में क्या है हम लोग आगे डिस्कस तो करेंगे, बताएंगे, लेकिन यहां तक मैंने बताना था कि जो मूल अधिकार हैं भैया वो असीमित नहीं है, उनको सीमित किया गया है, कुछ रेस्ट्रिक्शन उन पर लगाए गए हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि यहां तक सारा कुछ आप लोगों के समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मूल अधिकार है, तो भारत में जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों को मुख्य रूप से हम देखते हैं कि कहां से लाया गया, है ना। जो ये मूल अधिकार है, जो हमारा अधिकार पत्र है, तो भारत के संविधान में हमने इस विचार को कहां से लिया, किस देश के संविधान से लिया, अमेरिका के संविधान से, है ना। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके संविधान से हम इसको लेते हैं, इस मूल अधिकारों के कंसेप्ट को, विचारधारा को अपनाते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि भाग 3 में है ना, हमारे संविधान में किस में है, भाग 3 में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में अनुच्छेद दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 से 32, है ना, अनुच्छेद 14 से 32 जो हैं, इसमें मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। बाकी जो शेष अनुच्छेद हैं वो मूल अधिकारों से संबंधित कुछ उपबंधों को बताया गया है, ठीक है। तो जो 12 और 13 पर डिस्कशन करेंगे तो और मैं आपको समझाऊंगा ही, उसके बाद आगे के जो मूल अधिकार हैं 14 से 32 तक, उनके बारे में भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। 33, 34, 35 क्या है उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगर संवैधानिक रूप से देखें तो भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया, मूल अधिकार को, कहा जाए किस भाग को कहा गया है, तो भाग 3 में मूल अधिकार है, जो असीमित नहीं है बल्कि उनमें कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य उन पर निर्बंधन लगा सकती है, युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अमेरिका के संविधान से हमने इसको लिया है, और मैग्ना कार्टा जो है 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो थे किंग जॉन, उन्होंने जो है इसको जारी किया था पहली बार। चलिए, तो भाग 3 में 12 से 35 तक इस कंसेप्ट को बताया गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो मूल अधिकार हैं उनको अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो क्या है, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन, कराची अधिवेशन, किसका, कांग्रेस का, है ना, कांग्रेस की मीटिंग हुई थी 1931 में, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने, सरदार पटेल ने, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें जो है पंडित नेहरू ने जो है एक घोषणा पत्र जारी किया था, और इसी घोषणा पत्र में पहली बार मूल अधिकारों के विषय में चर्चा की गई थी। तो यहाँ पर इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, यह प्रश्न कई बार बनता है कि मूल अधिकारों का प्रारूप 1931 से कराची अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित नेहरू ने। तो मूल अधिकार जो है वो कहाँ से आते हैं, मूल अधिकार मुख्य रूप से हम देखते हैं कि 1931 के कराची अधिवेशन में इसका विचार जो है पहली बार भारत में रखा गया था।
क्लियर है यहाँ तक? तो बात कंसेप्ट क्लियर होती है, यानी कि मूल अधिकार जो है एक तरीके से आपके समझ में आ जाना चाहिए कि व्यक्ति को कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है, और सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं या जो लोगों की स्वतंत्रता को खत्म करने की नीतियां हैं, उनसे जो है सरकार की उन नीतियों से लोगों को, व्यक्तियों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सचेत करता है, उनको सशक्त बनाता है लोगों को। क्लियर है? तो यहां तक मुझे लगता है कि मूल अधिकारों का एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मूल अधिकार क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उससे संबंधित जो तथ्य हैं वो कुछ ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो मूल अधिकार जो है वो स्थायी भी नहीं होते हैं, यानी कि उनमें जो है एक बात और देख लेते हैं कि जो मूल अधिकार हैं हमारे वो स्थायी नहीं होते हैं। स्थायी नहीं होते हैं। स्थायी नहीं होने का मतलब क्या हो गया? देखिए, स्थायी नहीं होने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधन करके इसे घटाया और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं कि जब सरकार के मन में आया, संसद के मन में आया, उसने घटा लिया, बढ़ा लिया, इस तरीके से नहीं। एक विशेष कारण होना चाहिए, विशेष स्थिति होनी चाहिए, उस चीज के बाद इसमें हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, एक कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है 12 और 13 जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि कोई शब्द ऐसा लग रहा हो जो समझ में नहीं आया है, या फिर कोई कंसेप्ट, कोई बात जो मैंने आपको बताई है वो आपके समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो उसको मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। चलिए तो देखते हैं, जो भारत का मैग्ना कार्टा है, यानी कि जो अधिकार पत्र है जो लोगों को अधिकार देता है, वो अनुच्छेद जो 12 से 35 तक है उसमें और क्या कंसेप्ट बताया गया है और क्या चीज हम उसमें देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो है अनुच्छेद ये स्थायी नहीं है, ये आपको बताया मैंने। स्थायी क्यों नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, इसमें हम संशोधन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आसानी से, माफ कीजिएगा, आसानी से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन करके जो है इसमें घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसको किसको? मूल अधिकारों को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? तो अभी तक अगर हम देखें तो मूल अधिकारों में जो संशोधन हुआ है उसको हम मुख्य रूप से 44वें संविधान संशोधन के रूप में जानते हैं। संविधान संशोधन। तो जो 44वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और 44वें संविधान संशोधन में क्या है कि जैसे अगर हम देखें तो मूल रूप से, है ना, एक लाइन यहां लिखे, तो मूल संविधान में, या कहा जाए मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो 7 मूल अधिकार थे, है ना, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मूल अधिकार थे। अभी वर्तमान में कितने हैं, है ना, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान संविधान में कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मूल अधिकार हैं। क्लियर है? तो जो 44वां संविधान संशोधन है जो 1978 में हुआ, इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f), ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 से संपत्ति का अधिकार, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A के रूप में जोड़ दिया गया। और ये क्या बना दिया गया अब? 300A में। अभी तक तो ये मूल अधिकार था, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये क्या हो गया? एक विधिक अधिकार है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, या कहा जाए कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो अब ये कैसा अधिकार है दोस्तों? अब ये कानूनी अधिकार है। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है? एक विधिक अधिकार है। तो अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं हमारे पास। तो भाग 3 में अभी कितने मूल अधिकार हैं?
6 मूल अधिकार हैं। तो उन 6 मूल अधिकारों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो संविधान का भाग 12 है और भाग 13 है, ये क्या कहता है इसको समझना थोड़ा जरूरी है, उस पर हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम जो ये 6 मूल अधिकार हैं हमारे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 44वां संविधान संशोधन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 19(1)(f) में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। तो इसी तरीके से अनुच्छेद 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, जिसे यहाँ से संशोधित करके कहाँ डाल दिया गया, भाग 12 के अनुच्छेद 300A में एक मूल अधिकार से क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि ये मूल अधिकार है, विधिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो विधिक अधिकार होने के बाद क्या होगा कि संसद आराम से जो है इसमें कोई भी संशोधन कर सकती है, जो संपत्ति से संबंधित जो है कोई भी राइट या कानून बना सकती है, आपकी संपत्ति को अधिग्रहित करने के संबंध में कानून बना सकती है। लेकिन जब मूल अधिकार था, तो मूल अधिकार जब था तो संपत्ति को अधिग्रहित करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि संपत्ति जो है मूल अधिकार था, प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार था कि वो संपत्ति रख सके। तो यहाँ पर क्या था, हो गया अब ये विधिक अधिकार हो गया, यानी कि व्यक्ति को ये ऐसा मूल अधिकार नहीं है कि वो संपत्ति अब रख सकता है। यानी सरकार जो है कभी भी आपकी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है, कोई कानून बनाकर बड़े आराम से। चलिए क्लियर है यहाँ तक, तो ये कंसेप्ट हम यहाँ तक देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे कि जो अनुच्छेद 12 है उस पर आ जाते हैं अब हम लोग, कि अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल्स की, अनुच्छेदों की। तो यहाँ तक का जो मूल अधिकारों का कंसेप्ट है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई कंसेप्ट अगर रह जाता है, कोई चीज अगर आपको रह जाती है कि समझ में नहीं आई है, तो आप आंसर जो क्वेश्चन है आपका वो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए, और वीडियो को अंत तक देखिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को काफी चीजें जो हैं सरलता से समझाने का प्रयास करता हूं, और उतनी ही आसानी से मैं आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, है ना, लाइक करें, और जिन लोगों ने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि हमारा पढ़ाने का मनोबल कब बढ़ेगा, जब ये तभी बढ़ेगा जब ज़्यादा शेयर्स होंगे, लाइक्स होंगे हमारे, है ना, सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे, तभी हमारा जो है पढ़ाने का भी मन अच्छे से करेगा, यानी कि मनोबल बढ़ता है ना, हमें एक बूस्टअप मिलता है दोस्तों। अगर वो बूस्टअप नहीं मिलेगा तो फिर हम पढ़ाने का जो है इतनी इच्छा नहीं होगी, हम अच्छे कंटेंट, जो हम अच्छी रिसर्च करते हैं, एक तरीके से जीएस पे पूरी रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च करने का मन नहीं करेगा। तो एक तरीके से एक जो विल पावर है वो बढ़नी चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों में भी देखना चाहता हूँ, और मैं इतनी जो कंसेप्चुअल चीजें समझा रहा हूँ उसका कारण भी यही है। चलिए तो फिलहाल जो है आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। तो संविधान का अनुच्छेद 12 जो है वो बात करता है राज्य की परिभाषा की। किसकी बात करता है? राज्य की परिभाषा की। राज्य की परिभाषा में संविधान में जो इसमें बताया गया है कि जो राज्य की परिभाषा होगी उसको हम लोग जो है मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट लेते हैं आराम से समझने के लिए, है ना। ये संविधान में नहीं बांटा गया है, हम लोग जो है समझने के लिए आराम से 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला कि जो केंद्र है, केंद्रीय निकाय है, केंद्रीय संस्था है या केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और स्थानीय निकाय और स्थानीय निकाय। क्लियर है? ये क्या है? ये आपकी राज्य की परिभाषा में आती हैं, यानी कि ये सब राज्य हैं। इसी प्रकार से संवैधानिक या गैर संवैधानिक, यानी कि जिनका संबंध संविधान में नहीं है, संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्थाएं, जैसे LIC, ONGC, सेल, भेल एक्सेट्रा इत्यादि आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। और आप लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है? राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा में इन चीजों को बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है, क्या कहा है कि कोई निजी संस्था जो राज्य के संस्था के तौर पर काम कर रहा है, राज्य की संस्था के तौर पर काम कर रहा है, तो वो भी क्या होगा? राज्य होगा। कोई निजी इकाई जो राज्य की संस्था के तौर पर काम कर रहा है वह भी क्या होगा? राज्य होगा। ठीक है, कि निजी इकाई, नोट करके आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, कोई निजी यूनिट है, कोई इकाई है,
ठीक है, वो क्या करे, राज्य की संस्था के रूप में काम करे। किसकी संस्था के रूप में? राज्य के संस्था के रूप में काम करे, यानी कि सरकार की तरफ से काम कर रहा है ना। जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, कोई बिल्डिंग बनानी है, जैसे कि अभी जो है हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है, नया संसद बन रहा है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है टाटा को। तो अब जो टाटा है वो निजी इकाई है, प्राइवेट यूनिट है, लेकिन वो राज्य की संस्था के तौर पर काम कर रहा है, तो वो भी जो है क्या है, एक राज्य की परिभाषा में आता है। तो देखिए, राज्य शब्द से जो है हमारे मूल अधिकारों को पढ़ना शुरू किया गया है ना, मूल अधिकारों के कंसेप्ट को राज्य से शुरू किया गया है। यानी कि अगर हमें मूल अधिकारों को समझना है तो एक राज्य शब्द को भी यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि बार बार जो है पूरे फंडामेंटल राइट्स में, पूरे मूल अधिकारों में आप राज्य शब्द को समझेंगे ना। तो राज्य का मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ है। तो राज्य, जैसे राज्य व्यवस्था मैंने बताई थी कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, तो उसमें राज्य जो है, स्टेट जो शब्द है वो यही है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, इसका मतलब यहाँ पर राज्य का केवल ये नहीं है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या कोई भी जो केंद्रीय संस्था है या फिर कोई जो संसद है वो भी अपने आप में एक राज्य है। ठीक है, तो वो चीज भी इसी के अंतर्गत है। राज्यों का विधानमंडल वो भी अपने आप में एक राज्य होता है, क्योंकि वहां से जो है कोई कानून या विधि का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य की परिभाषा में ये चीज आती है और मूल अधिकारों की शुरुआत राज्य से ही की गई है, ताकि जो राज्य शब्द कहीं कहीं पर आए तो आप इस बात को समझ सके कि राज्य का मीनिंग क्या है यहाँ पर और किस चीज को राज्य बताया जा रहा है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि अनुच्छेद 12 जो है आप लोगों को क्लियरिफाई हुआ होगा। इसके बाद जो भी डाउट बचता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, कोई डाउट आप लोगों को बचता है। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपका अनुच्छेद 13। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 13। तो आराम से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक एक शब्द को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और उन शब्दों को आप लोग जो है बड़े आराम से समझिए, क्योंकि भाई एग्जाम नहीं जाने वाला है कहीं भी आप लोगों का जो है। अगर आपने सही से समझ लिया, सही से पढ़ लिया, तो आपसे कोई भी जो क्वेश्चन है नहीं छूटेगा। अगर मूल अधिकारों से आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इनफैक्ट कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से पूरा जो क्लास कर रहे हैं, है ना, बिना तेजी दिखाए, बिना आगे भागे जो है, अगर आप क्लास बड़े आराम से कर रहे हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मूल अधिकारों के बारे में पहले से मालूम होगा या पता होगा, थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि पूरी क्लास कीजिए, हो सकता है कुछ नया जानने को मिल जाए, कुछ नया तरीका आपको समझ में आ जाए चीजों को समझने का। चलिए, तो यहां पर जो है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 जो है मुख्य रूप से 4 खंडों में बांटा गया है ना। 4 खंडों में मतलब कि एक अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(4), इन 4 खंडों में बांटा गया है। इन 4 खंडों में क्या क्या चीज बताई गई है, तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि ये संविधान है हमारा, संविधान। ठीक है, एक संविधान लागू होने से पहले यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान लागू होने के बाद यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले यानी कि पूर्व और बाद, यानी कि जो संविधान लागू हो गया उसके बाद। तो इन दो कंसेप्ट से आपको ये दो कंसेप्ट क्लियरिफाई हो जाएंगे कि अनुच्छेद 13(1) में क्या बोला गया, अनुच्छेद 13(2) में क्या बोला गया। यानी अनुच्छेद 13 को जो है 4 भागों में लागू किया गया है। इसमें यह बोला हुआ है कि संविधान लागू होने से पूर्व, है ना, संविधान के लागू होने से पूर्व के जो कानून है ना, अगर कोई कानून ऐसे हैं जो मूल अधिकारों के असंगत नहीं है ना, असंगत मतलब कि उनका हनन नहीं कर रहे हैं, उनको खत्म नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो उसी प्रकार से बने रहेंगे और काम करते रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई कानून है जो, या ऐसी कोई विधि है जो मूल अधिकारों के असंगत है, मूल अधिकारों का हनन कर रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको जो है खत्म किया जाएगा, उसको नल एंड वॉइड किया जाएगा। तो यानी कि ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने से पहले से बने हुए आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं और वो मूल अधिकारों के असंगत नहीं है, तब तो वो उसी तरीके से चलते रहेंगे, उनको कोई भी हानि नहीं, यानी कि उनको खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कानून जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, संविधान के लागू होने से पहले से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में उसकी वजह से क्या हो कि मूल अधिकारों का हनन हो, मूल अधिकार समाप्त हो, तो इसमें जो है कई रूढ़िवादी जो है परंपराएं भी आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधि की परिभाषा में इस चीज को बताया गया, यानी कि कहा जाए कि कोई विधि जो पूर्व विधि है ना,
जो पूर्व विधि है अगर वह क्या है, असंगत है, किसके असंगत है, किसके असंगत है, असंगत है किसके, मूल अधिकारों के। तो मूल अधिकारों के अगर असंगत है तो यहां पर हम देखते हैं क्या कि उसको जो है शून्य घोषित किया जा सकता है, उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। और शून्य कौन घोषित करेगा, उच्चतम न्यायालय, है ना, या उच्च न्यायालय, मैंने आपको अभी बताया। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि पूर्व विधि पहले की विधि, यानी कोई भी परंपरा है, जैसे कि कोई जैसे दास प्रथा है ना, दास प्रथा क्या है, एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो जो परंपराएं हैं वो भी विधि के अंतर्गत जो है ली गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो पीछे से चलती आ रही हैं वो भी जो है विधि का एक हिस्सा होंगी। तो जैसे दास प्रथा, तो दास प्रथा जो है बहुत पहले से चली हुई आ रही है। अगर वो आज हम क्या देखते हैं कि आज कोई किसी का गुलाम नहीं है, हर कोई स्वतंत्र है, हर किसी को पूरी आज़ादी है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान किसी भी से आता हो, ठीक है, चाहे वह किसी भी स्थान से आता हो, उसको जो है पूरी स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि वो किसी का कोई गुलाम नहीं हो सकता है ना, कोई दास नहीं हो सकता है। हमारा देश कैसा है, स्वतंत्र देश है। तो यहाँ पर क्या हो कि वो दास प्रथा क्या अभी बची रहेगी, नहीं, हाँ, उसको हम जो है खत्म कर देंगे, क्योंकि वो पहले से जो चली आ रही, तो पहले वाली विधि में हो जाएगा, पहले चली आ रही है और आगे जो है वो नहीं चल सकती है, भाई हमने उसे रोक दिया। दूसरे में क्या बताया गया है, दूसरे में पोस्ट के बारे में बताया गया, यानी कि बाद के बारे में बताया गया, यानी संविधान लागू होने के बाद राज्य किसी ऐसे विधि का निर्माण नहीं करेगी, राज्य क्या करेगी, ऐसे विधि का निर्माण नहीं करेगी जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से मूल अधिकारों का हनन होगा, या मूल अधिकार जो है वो समाप्त होंगे, या वैसी विधि जो बाद में बनी है वो मूल अधिकारों के असंगत होगी, उसको जो है शून्य घोषित किया जा सकता है, यानी कि उसको जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 13 में मुख्य एक जो विशेष बात है, एक विशेष बात क्या है, और कि जो ये अनुच्छेद 13 है इसमें न्यायालय को न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति प्राप्त है। किसको, न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक पूर्णावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है। किसकी प्राप्त है, जुडिशियल रिव्यू की, यानी कि कोई कानून अगर ऐसा बनता है जो क्या करे, जो आपके मूल अधिकारों को असंगत कर सकती है, तो न्यायालय क्या कर सकती है, जो संविधान के जो विरुद्ध जाता है कोई ऐसा कानून, तो जो उच्चतम न्यायालय है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उसका, उसको देख सकती है कि कितना खराब है या कैसा है, तो उसको क्या कर देगी, समाप्त कर देगी, उसको तुरंत जो है नल एंड वॉइड कर देगी। और जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, वो अभी हमने अमेरिका के संविधान से इसको जो है प्राप्त किया है, वहां से विचारधारा को प्राप्त किया। तो एक एक शब्द को आराम से सुनिए, समझिए और कंसेप्ट लिखते जाइए अपने नोटबुक में, अपने कागज पेन में जो है आराम से लिखते जाइए। चलिए, तो अगला देखते हैं जो अनुच्छेद 13(3) है। अनुच्छेद 13(3) किस चीज को बताता है, ये बताता है कि विधि का अर्थ क्या है ना। यहाँ पे जो है विधि की परिभाषा बताई गई है, विधि का अर्थ, यानी कि जो हम विधि विधि शब्द इतनी देर से बोल रहे हैं कि विधि में क्या चीजें आएंगी, ये भी तो एक प्रश्न बनता है कि ये प्रश्न एक अगर पूछा जाए कि भाई पूर्व विधि या बाद की विधि है, तो विधि क्या होगी भाई, या फिर जो बाद वाली विधि होगी जो सरकार लेकर आएगी, विधि में क्या चीजें आएंगी। तो विधि में यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए हमें, तो विधि में कोई आदेश हो सकता है, अध्यादेश हो सकता है, अध्यादेश हो गया है ना, कोई अधिनियम हो गया, कोई आदेश हो गया जो सरकार देती है, कोई विनियमन हो गया है ना, सरकार ने कोई विनियमन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, कोई नियम हो गया, ठीक है। तो ये क्या होंगे, विधि होंगे। और इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है कि विधि और क्या होंगी, जो पुरानी रूढ़िवादी परंपरा है, क्या है, जो पुरानी रूढ़िवादी परंपरा है वो भी विधि होंगी, है ना। रूढ़िवादी परंपराएं जो होंगी, रूढ़िवादी परंपरा है ना, ये भी जो है विधि के अंतर्गत आएंगी, या कोई परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, है ना, ये सब जो है विधि के अंतर्गत आएंगी। जैसे सबरीमाला मामला है, केस है, उसमें क्या है कि भाई अयप्पा जो मंदिर है, उस अयप्पा मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, एक एज की जो महिलाएं हैं उनका जो प्रवेश वर्जित है। तो ये एक तरीके से क्या, एक प्रथा है, उस मंदिर की प्रथा है, और ये भी एक क्या है, वहां के लिए एक विधि, एक कानून है। तो अब ये जो विधि है, ये जो कानून है, तो ये पहले से ही चला हुआ आ रहा है, प्री है ना, संविधान के लागू होने से बहुत पहले से चला आ रहा है, वहां की प्रथा है। तो अभी जो हम देखते हैं उसमें क्या है कि लिंग के आधार पर यानी जेंडर बेस पर महिलाओं के साथ भेदभाव है। तो अब इस चीज को लेकर मुद्दा वहां पर सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है। तो चलिए, विधि का अर्थ बताया गया है इसमें,
बड़े ही आसान और सरल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो इसके बाद जो अनुच्छेद 13(4) है, इसको संविधान में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसमें एक विशेष बात लिखवा दी गई थी, क्योंकि भाई ये जो उस समय की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार थी, वो इंदिरा गांधी सरकार ये चाहती थी कि बड़े पैमाने पर क्या हो, संविधान में संशोधन हो। बड़े पैमाने पर जब संविधान में संशोधन होगा तो चीजें क्या होंगी, बदलेंगी, बैठेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो इस वजह से क्या किया गया, क्या इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, इस चीज से बचने के लिए, यानी कि जो संशोधन करना चाह रही थी तो वो क्या हो जाता, मूल अधिकारों के विरुद्ध हो जाता या फिर संविधान के किसी कानून के विरुद्ध हो जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती थी, उसे जो है जुडिशियल रिव्यू करके खत्म कर सकती थी। तो यहां पर उस चीज से बचने के लिए अनुच्छेद 13(4) को जोड़ा इंदिरा गांधी सरकार ने, और क्या लिखवा दिया इसमें लिखवा दिया कि 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से, है ना, संविधान संशोधन है, संशोधन, तो संविधान संशोधन कब, 1971 का। इसके माध्यम से क्या लिखवा दिया, इसके माध्यम से यह लिखवा दिया गया कि अनुच्छेद 13 का प्रभाव, अनुच्छेद 13 का प्रभाव अनुच्छेद 368 के माध्यम से किए गए किसी संशोधन पर नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखवा दिया गया कि जो 13 का प्रभाव है ना, 13 का प्रभाव नहीं होगा किस पर, अनुच्छेद 368 पर। जो अनुच्छेद 368 के माध्यम से कोई भी संशोधन करवा लो, उसको जो है जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं लिया जाएगा। ऐसा किस में लिखवा दिया गया, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से 13(4) में इस चीज को लिखवा दिया गया। तो भैया ये प्रश्न जो है बन सकते हैं, बड़े आराम से, बड़े प्यार से बन सकते हैं। एक एक चीज को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, टर्म्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो समझिए चीजों को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। और सब्सक्राइब कीजिए, अगर जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी चीज़ें मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं। जितना स्तर तक मैं जानता हूं चीज़ों को, जितनी रिसर्च है उस हिसाब से मैं आपको देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो 13 प्रभाव, 13 जो अनुच्छेद 13 है उसका प्रभाव जो है अनुच्छेद 368 के माध्यम से किए गए संशोधन पर नहीं होगा। तो ये इस चीज को इसमें लिखवा दिया गया, किसमें, अनुच्छेद 24 में लिखवा दिया गया। अब इसके बाद जो है इसको लेकर कई सारे केस या मामले हमें देखने को मिलते हैं कि अलग अलग केस हुए, जैसे कि शंकरी प्रसाद मामला हुआ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला हुआ, फिर उसके बाद केशवानंद भारती मामला होता है, फिर ऐसे ही मिनर्वा मिल्स मामला होता है, गोलकनाथवाद मामला है। तो ये अलग अलग जो मामले हैं वो हमें आराम से देखने को मिल जाते हैं, जो इसी के संबंध में बताए गए हैं। तो इसके साथ ही हम इस चीज को देखते हैं कि जो अनुच्छेद 12 है और जो 13 है वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कंसेप्ट जो है इन चीजों में रहा है। तो इससे जुड़ा हुआ जो मामले हैं, जो अलग अलग केसेस हैं, वो यही केसेस अलग अलग रहते हैं कि जो सज्जन सिंह मामला है, ठीक है, गोलकनाथ मामला है, या कहा जाए केशवानंद भारती मामला है, मिनर्वा मिल्स मामला है, ये मामले जो है हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, यहाँ तक का जो कंसेप्ट है मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों के, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। और पढ़ते रहें, बस इसी तरीके से रिवाइज करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मेरा मानना यही है कि जब तक आप रेगुलर नहीं बने रहेंगे तब तक चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। तो रेगुलर जो अपलोड होने वाली वीडियोस हैं उन पर आप अपनी दृष्टि बना के रखिए, रेगुलर देखते रहिए। बस कुछ कारण होते हैं, कुछ टेक्निकल कारण होते हैं, कुछ मेरे पास अभी इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स भी आप लोगों के सहयोग से ही मेरे पास आ पाएंगे, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर्स नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे, तब तक मेरे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो डेली चीज़ों को आप तक पहुंचा सके मेरे पास तक नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूं। कोई 1-2 ही दिन होते हैं ऐसे जो जिस दिन वीडियो जो है थोड़ी कम अपलोड हो पाती है, नहीं तो मैं अपना पूरी तरह से पूरा प्रयास करता हूं कि सारे वीडियोस जो है आप तक करंट अफेयर्स के और पॉलिटी के और हिस्ट्री के जो है पहुंचते रहें। और मैं जल्द ही प्रयास करूंगा कि आप लोगों तक जो है पर्यावरण से संबंधित जो वीडियो है वो भी जल्दी ही आप तक आ सके। तो उसके लिए बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और सहयोग क्या है कि आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। जब भी आप वीडियो देखें तो शेयर कर दें, जब भी आप नई वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए, चलते चलते एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, या फिर अगली वीडियो में आप चीज़ों को ये बताऊँगा शुरू करने से पहले कि जो मैंने व्यक्ति बताया था, व्यक्ति में नागरिक और कौन है, नागरिक और विदेशी व्यक्ति हैं। तो
तो इन दोनों के क्या मूल अधिकार हैं, कौन से मूल अधिकार केवल जो है नागरिकों के हैं, वो विदेशियों के लिए नहीं है, उस पर हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो में शुरुआत करेंगे हम लोग अनुच्छेद 14 से 18 तक की बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करेंगे उसके अगले जो आर्टिकल्स हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कौन से अधिकार विदेशियों के हैं, कौन से अधिकार भारतीयों के हैं, केवल भारतीयों के लिए हैं, कौन से केवल केवल तो विदेशियों के लिए नहीं है, यानी कि जो नागरिक है मैंने आप लोगों को बताया कि वो केवल उसके पास सभी अधिकार होंगे। तो चलिए यहाँ तक का आप लोगों को मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर एक बार कह रहा हूँ कि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।